जी। शानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस आकाशीय संगोष्ठी यानी वेबिनार में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप जानते ही हैं कि 10 फरवरी को शानी जी की 26वां पुण्य दिवस यानी पुण्य तिथि है और इस अवसर पर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शानी जी की कुछ उन महत्वपूर्ण कृतियों पर चर्चा की जाए जो कि अभी कहीं कहीं थोड़ा से हाशिए पर हैं। हम लोग जानते ही हैं कि पिछले 60-70 साल से एक विमर्श चल रहा है भारत में भी और भारत से बाहर भी, और वो है जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल और जमीन पर जो विमर्श है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सदी में तो और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जबकि एक कॉर्पोरेट पूंजी का वर्चस्व जंगल और जमीन तेजी से बढ़ रहा है। जल, जंगल और जमीन की पर जो विमर्श है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है धीरे धीरे, और इस सदी में तो और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जबकि एक कॉर्पोरेट स्थिति में हम लोग जल, जंगल और जमीन को लेकर के इस कहा जाए इस परिप्रेक्ष्य में शानी जी की जो दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं यानी सांप और सीढ़ी और शालवनों का द्वीप, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शायद अगर आप लोगों ने पढ़ा ही है, ये मैं मान के चलता हूँ, दोनों कृतियों में शानी जी ने करीब करीब 60 वर्ष पहले इस समस्या को बड़े सृजनात्मक ढंग से सामने रखा था। धीरे धीरे उसको उठाया कि शालवन का द्वीप में वो कौन सी आदिवासी समाज की पीड़ाएं हैं और यह सांप और तो ट्रांजिशनल स्टेज की कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। कहा यह भी जाता है कि शालवनों का द्वीप जो है वो उपन्यास है, लेकिन शानी जी ने स्वयं अपनी पुस्तक के प्रारंभ में स्वीकार किया है कि नहीं, मैं इसे उपन्यास नहीं मानता। और मैं भी ये मान के चलता हूँ कि एक रिपोर्टाज, इसमें कई विधाएं एक साथ मिश्रित हो गई हैं, लेकिन सांप और सीढ़ी विशुद्ध रूप से उपन्यास है। इत्तेफाक से मैं इन दोनों पुस्तकों के जो लोकेल है उससे काफी परिचित हूँ, काफी घूमता रहा हूँ, उसको देखा है। तो आज हम लोग सबसे पहले मेरा ये है कि हम लोगों के पास 1-1.5 घंटा है, तो 2 राउंड हम लोग करें, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि शुरू में 5, 6, 7 मिनट बोलें पहले राउंड में, फिर इसके आगे बोलें। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग शालवनों का द्वीप पर चर्चा शुरू करें। आप जानते हैं कि शालवनों का द्वीप में 3 सभ्यताएं एक साथ मिलती हैं, जो मैंने देखा। एक तो है कि चरम उपभोक्तावादी पूंजीवादी समाज का प्रतिनिधि वहां मौजूद है, और दूसरा वो है कि जो कि विकसित हो रही है वो सभ्यता, उसका एक प्रतिनिधि वहां मौजूद है, और तीसरा वो है जो प्री इंडस्ट्रियल समाज कैसा था, उनकी समस्याएं या उसका जो ये कहा जाए आधुनिक समाज के प्रति जो उसका एस्थेटिक्स कैसा है, वो किस ढंग से वो सोचता है, उसकी संवेदनाएं कैसी हैं। ये तीनों सभ्यताओं का संगम में इस शालवनों का द्वीप में देखता हूँ, और बहुत सारी समस्याओं से आप सब परिचित हैं। शशांक जी उस एरिया में काफी घूमते रहे हैं, हम लोग वहीं मिले भी भर के बस्तर में काफी। तो आज मैं सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि शालवनों का द्वीप के बारे में चर्चा करने से पहले आप जान ही लें कि जो अबूझमाड़
इसका लोकेल जो है वो खास तौर से अबूझमाड़ है, यानी एक अननोन लैंड। अबूझमाड़ आज वो ढंग का अनजाना तो नहीं रहा, आज तो वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। और हमारे थोड़े उन मित्रों की कृपा से जो कि संसद और संविधान से इतर कुछ सोचते हैं और उसके माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं। खैर, वो दूसरा हिस्सा है विमर्श का। तो अबूझमाड़ मैंने काफी घूमा हूँ, और इसकी शुरुआत भी होती है द्वीप की इस पुस्तक की ओरछा, यानी एक गेटवे टू अबूझमाड़। बड़ी अच्छी जगह है, छोटा, और वहां से अबूझमाड़ शुरू हो जाता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारी मतलब चौकसी जी सबसे हम लोगों में ये कहा जाए कि वरिष्ठ हैं हर दृष्टि से, तो मैं चौकसी जी से मतलब अनुरोध करूंगा कि वो इस पर कुछ आपने जो पढ़ाई है इसको अच्छी ढंग से इस पर अपने विचार सामने रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल मुझे सर जरा कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है। मेरे को ये बताया गया था कि ये विषय जल जंगल संकट पर है, सानी जी के ही कॉन्टेक्स्ट में है, इसका ज्ञान मुझे नहीं था। बहरहाल सानी जी की किताबों में जो मुद्दे 70 साल पहले उठाए गए हैं वो आज बड़ी जबरदस्त समस्याएं बन के हमारे सामने उभर रहे हैं। मैं तो सर फिल्मी आदमी हूँ, तो फिल्म की बात करूंगा। जेम्स कैमरॉन के टाइटैनिक के बाद उन्होंने अवतार फिल्म बनाई है, जिसमें अमेरिकन एक दल अंतरिक्ष में पृथ्वी से लाखों मील दूर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर जल भी है और वृक्ष भी है। तो उनको लगता है कि यहाँ मनुष्य बसाए जा सकते हैं। तो प्रयोगशाला के निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई शुरू होती है। वो अपने साथ बड़ी बड़ी हैवी मशीनें भी ले गए हैं। तो उसी दल की एक महिला सदस्य बोलती है कि पृथ्वी से लाखों मील दूर जब हम यहाँ वृक्षों को काट रहे हैं तो क्या इन वृक्षों की पीड़ा धरती पे लगे वृक्षों को नहीं हो रही होगी? जैसे सारे मनुष्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिश्ते में जुड़े हैं, वैसा रिश्ता वृक्षों में भी है। और ये तो हमारे वैज्ञानिक ने कहा भी है कि मैन इज अ वॉकिंग ट्री एंड ए ट्री इज अ फिक्स्ड मैन। यस, राइट। अवतार में ये इश्यू इस तरह से उठाया गया है कि वृक्षों को काटा ना जाए। अब सर हमारे यहाँ जितने वृक्षों को प्रदूषण मुक्त करना भारत के अस्तित्व के लिए जरूरी है। उसके बाद कई सरकारें आई, एक कोष भी बनाया गया गंगा की सफाई के लिए, लेकिन गंगा आज भी उतनी ही मैली है जितनी 1985 में थी। ये सारे जो कोष बनाए गए, निधि बनाएगी, इसके बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ फंड को लेकर किस तरह की बातें की जाती है। तो एक तथ्य ये भी है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पानी के लिए होगा, पानी की इतनी कमी हो जाने वाली है जी। पहले सर 100-150 फुट की खुदाई करने पे पानी मिलता था, वाटर पंप लग जाता था। अच्छा, 20 वर्ष पूर्व मैंने इंदौर में अपने घर में वाटर पंप लगाए, 400 फीट खोदना पड़ा तब जाके पानी मिला। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज वो सतह 500, 550, 600 फीट पहुंच गई होगी। पानी का अपव्यय पैसे के अपव्यय से ज्यादा बड़ा अपराध है, और ये निरंतर किया जा रहा और पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। हर चीज के लिए अनपढ़ आदमी को बदनाम करना या दोष देने का कोई मतलब नहीं है। सारे जो भ्रष्टाचार हुए फाइलों में हेरा फेरी पढ़े लिखे ने की होगी ना, अनपढ़ आदमी थोड़ी करने के लिए बैठा है वहां पर। तो जल का संकट भी बढ़ रहा है, वृक्ष कटते जा रहे हैं। और संजीव बख्शी साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत दौरे किए हैं।
मैं भी केश काल की पहाड़ी गया हूँ, मैं भी उस काटिले तार तक पहुंचा हूँ जिसके भीतर जाति सुरक्षित रहती है। वो सभ्यता से केवल नमक लेते हैं, तो रात में नमक के बोरे वहां रख दिए जाते हैं, लेकिन नमक भी वो फ्री में नहीं लेते। वो नमक उठाते वक्त वहां शहद रख देते हैं, जड़ी बूटी रख देते हैं। अब आज आप जितने विज्ञापन फिल्में उठा के देखें, हर एक में ये लिखा है आयुर्वेद से इलाज कराइए। अरे भाई मेरे, जंगल काट दिए, नदियां प्रदूषित कर दी, जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी? आप तो एलोपैथी की दवा में भी आयुर्वेद का लेबल लगा के बेच रहे हो। तो बाजार की ताकतों ने, आपने बहुत सही कहा सर, कि कॉर्पोरेट की ताकतें सब चीजों को खत्म कर रही हैं, सब चीजों पे अधिकार जमा रही हैं। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये पूरी दुनिया का कारपोरेटीकरण होता जा रहा है। मौजूदा समय में पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। चलिए, आपने कम से कम एक अच्छी भूमिका बांधी, और मैं इससे मतलब आपने जो मुद्दे उठाए वो बिल्कुल काफी सही हैं और बड़े यथार्थ के करीब हैं। अब मैं चाहूंगा कि संजीव बख्शी जी, क्योंकि आपने चौकसी जी ने कहा है कि वो रायपुर तो हम हमेशा बस्तर का प्रवेश द्वार मानते हैं, और मैं पहली बार बस्तर गया था 71 में, और तो रायपुर ही से शुरुआत की, और 71 यानी 1971 में बस्तर जगदलपुर पहुंचने में मुझे कम से कम 10 घंटे लगे, 10-11 घंटे लगे। और उस जमाने में लकड़ी के पुल हुआ करते थे, आज सीमेंट जैसे नहीं कहते। मैं दीमान की तरफ से गया था, वहाँ की आदिवासी लोग किस तरह से चुनाव मतदान करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जनवरी में 71 में चुनाव हुआ था और इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो उसको कवर करने के लिए कि आदिवासी चुनाव में किस तरह से शिरकत करते हैं, तो रायपुर जाहिर है कि रायपुर तो मुझे जाना ही था, और रायपुर से फिर जगदलपुर गया। तो वहाँ बहुत सारी बातें, तो संजीव बख्शी जी ने तो खैर शानी जी को खूब अच्छे ढंग से पढ़ा भी है, और रायपुर चूंकि है तो चारों तरफ से वो, एक तरफ से उड़ीसा भी है, महाराष्ट्र भी है, और बस्तर भी। उस जमाने में बस्तर का विभाजन नहीं हुआ था, और बस्तर भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था उस जमाने में। तो आज तो खैर बस्तर कमिश्नरी बन गई है, उसके 2-3 जिले बन गए हैं, तो लेकिन वो एक अलग दौर था। तो बख्शी जी, मैं समझता हूँ कि उसने वो दौर से लेकर के 70 और आज तक देखा उसने क्या क्या परिवर्तन आए। और अगर हम शानी जी की ये पुस्तक को, दोनों पुस्तकों को केंद्र में रखें कि तब किस तरह से, क्योंकि शानी जी ने सांप और सीढ़ी में जैसे देखा जाए तो संक्रमण काल की पीड़ाओं को अभी एक वाणी देने की कोशिश की है। आपको उस समय शायद ये भी याद होगा कि तो मैंने काफी कवर किया कि माना कैंप बसा था बस्तर, ये मध्य प्रदेश के, ये बांग्लादेश से, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, बंगाली शरणार्थियों को बसाया गया था कोट में, पखनजूर में। तो सांप और सीढ़ी में इसकी चर्चा शानी जी ने बहुत तरीके से की है कि किस तरह से एक संक्रमण काल की संस्कृति सामने आ रही है, लोग आ रहे हैं, नए प्रतिनिधि आ रहे हैं, खदानों का दोहन हो रहा है, खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, ये सब बातें आ रही। तो नए 2-3 सभ्यताओं का एक साथ इंटरेक्शन होना, और यही है कि जो डोमिनेटिंग कल्चर होती है वो आखिर में वो जो ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली एक सीमा तक सिद्ध होती है। यही बहुत सारे विमर्श होते हैं कि जब डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या हो, विकास क्या हो। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि सांप और सीढ़ी में उन्होंने एक उन्होंने केंद्र में रखा, और उसे एक गांव के को केंद्र में रख करके उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो मैं ये चाहूंगा कि वो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि सांप और सीढ़ी में ये मुद्दे कहां तक आए हैं।
और वो गांव था कस्तूरी। या कस्तूरी पर फिल्म भी बन चुकी है कस्तूरी के नाम से, या नूतन के युग में। और बस आदिवासी में तो कई फिल्म बनी, बिरिया बनी, जिसमें कौन सी फिल्म, हाँ हाँ, तो संजीव बख्शी जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपने कुछ विचार सामने रखें। संजीव जी। जी, साल वनों का द्वीप जो है जी, वो मुझे बहुत प्रिय है जी, और मैं हमेशा उसे पढ़ता हूँ। मैं 14 साल बस्तर में रहने का मुझे सौभाग्य मिला नौकरी के दौरान, और मैंने वहाँ काफी कुछ देखा। वहाँ रऊफ परवेज जी और लाला जगदलपुरी जी से मिलता था। जी जी। तो वो बड़े प्यार से सानी जी को याद करते थे और उनकी बातें जो हैं वो हुआ करती थी। साल वनों के द्वीप में अनेक स्थानों पे आदिवासियों के बारे में जिस प्रकार से चर्चा की गई है, जल जंगल और जमीन की जो बात की गई है, वो बहुत ही प्रभावित करती है। जो वो भी आपके जो आदिवासी हैं जी, वो तो जुड़े हुए है ही जंगल जमीन, जल जंगल जमीन से, लेकिन जो उसके प्रमुख पात्र हैं एड, फिलिस, अमर सिंह और आपके खुद सानी जी, शानी जी भी, इसीलिए तो मैंने 3 सब्जेक्टों का उसमें पात्र हैं जी। और वो खुद ये सब के सब जल जंगल जमीन से खुद इस तरह से जुड़ गए हैं आदिवासियों के साथ साथ जी, कि वो पूरा एक साथ होकर ये जाता है साल वनों का द्वीप, और इसका पढ़ने का आनंद है। इनका जो एक थोड़ी सी बात मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि साल वनों के द्वीप में एड रिसर्च करने के लिए ओरछा जाते हैं जी, उनके साथ फिलिस भी जाती हैं। बाद में फिलिस चली जाती हैं लखनऊ, वहां उनको बंदरों पर शोध करना होता है। जी, एड, अमर सिंह और आपके सानी जी ये सब रहते हैं साथ में, और ये माड़िन नदी के कुछ ही दूर पर इनका कॉटेज रहता है। मुझे भी ओरछा तक जाने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मैं माड़िन नदी नहीं देख पाया, इसका मुझे बड़ा दुख है। तो ये माड़िन नदी की चर्चा कई स्तरों में अलग अलग रूप में ये करते हैं सानी जी। वो कहते हैं कि कभी उन माड़िन पे प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो कैसा दिखता है, हवा जब चलती है और माड़िन से होकर आती है तो कैसी लगती है। कहते हैं कि अबूझमाड़ में ये माड़िन जो है वो अलग अलग रूपों में दिखता है। कभी नीले रूप वाली माड़िन दिखती है, बिल्कुल पारदर्शी, तो कहीं वो रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से माड़िन की बड़ी अच्छी चर्चा कई बार सानी जी ने इसमें की। ये एड के बारे में वो लिखते हैं कि किस प्रकार से वो वहां के आदिवासियों से घुल मिल गए। इसके लिए क्या करते थे, वो बैंक जाके शहर से चिल्लर ले आते थे, सिक्के, और वो नोट के बदले में आदिवासियों को सिक्के देते थे। दिन भर लोग आते रहते थे आदिवासी, उनको सिक्का बड़ा पसंद, नोट बिल्कुल भी पसंद नहीं आदिवासियों को। तो दिन भर आते रहते थे और नोट के बदले में सिक्के ले जाते थे। तो ऐसा वो उनसे घुल मिल गए। वो इलाज भी करते थे, डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन आदिवासियों का इलाज करते थे, थोड़ा बहुत दे दिया करते थे जी। वो इलाज भी करते थे, और घाव हो गया तो उसमें मरहम लगाना, कुछ दवाएं देना। तो तमाम लोग जो है आदिवासी इलाज करवाने उनके पास आते थे। इस प्रकार से
उनकी जो घनिष्ठता है आदिवासियों से ऐसी बढ़ी कि वो खुद भी जल जंगल जमीन के का हिस्सा हो गए। वो एड सानी जी भी खुद हो गए। इसके जो कुछ पात्र हैं, मासा है, इसमें कोसी है, कये है, रेको है, लाली है, लस्के, गुमा हिरमे, ये सब पात्र हैं। और सारे पात्र जो हैं बड़े जीवंत रूप में हर जगह उपस्थित रहते हैं। कोसी के बारे में बड़ी उन्होंने मार्मिकता से चर्चा की और कितना वो दुखद अंत हुआ उसका। वो बाघ ने उसको जंगल में उसका अंत कर दिया। बड़ा वो वर्णन जो है बहुत ही दुखदाई उसका वो रहा। तो ये एक दिन बजट के बारे में इनको रिसर्च करना था कि आय कितनी होती है। तो वो कहिए कि घर चले गए और उनको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा बजट कैसा रहता है। अब वो बजट क्या जाने, वो कितनी आमदनी हो जाती है साल भर में। तो वो इधर उधर ताकने लगता है कहिए जो है कि मैं क्या बताऊं आमदनी कितनी होती है। तो अब न जंगल है, न उनकी जमीन है, न खेती है, न बाड़ी है, न बैल है, न नागर है, कुछ नहीं उनके पास। तो कभी कुटकी उटकी किसी से जमीन मांग के कर लिया पैदा। और जो रेको है वही एकमात्र है लड़की है, वो चटाई वटाई बना लेते कुछ और कभी जंगल में बेच जाते हैं। वही उसी से थोड़ी सी आमदनी हो जाती है, खा पी लेते हैं, बस यही उनका बजट है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा है अगला राउंड में। आपने बात कही कि शानी जी ने 2 शब्द में कहा है शालमोनो का द्वीप में कि मनुष्यता की पीड़ा और उल्लास दोनों को पहचानने की कोशिश पुस्तक में की है। ये सही है। तो उल्लास और पीड़ा दोनों, उल्लास तो ये है कि आदिवासी समाज उपभोक्तावादी समाज नहीं है। और जैसा कि अभी बजट की बात चल रही थी, आपने देखा होगा आदिवासी कभी भी वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमरिज्म का कंसेप्ट ही नहीं है, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं है। फिर जैसा कि आपने कहा कि भी शानी जी चर्चा करते हैं वो कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको झूम कृषि भी हम लोग कहते हैं, और या वो एक जंगल काट करके फिर दूसरी जगह करते हैं। ये इस तरह की सारी, जिसको कि हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल लैंग्वेज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन हम लोग कहते हैं। तो ये शानी जी ने इसके बारे में बड़ी चर्चा की कि उससे किस तरह अब जब आधुनिक सभ्यता टकराती है, क्या वो जैसा कि मैं शुरू में कहा कि अमेरिका से आए और वो तो चरम विकसित समाज के प्रतिनिधि हैं। शानी जी उस समाज के प्रतिनिधि हैं कि जो कि विकसित होने जा रहा है और वो उपभोक्तावादी बनने जा रहा है। और तीसरा अमर सिंह वो हैं जो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, यानी ये कहा जाए कि अभी तो एक राज क्या होता है वो भी नहीं समझते। खैर, तो अब वो अगला सवाल ये है, मैं अपने अब क्या कहूं, मैं आदिवासी समाज उपभोक्तावादी समाज नहीं है कि बहुत, और राज क्या होता है वो भी नहीं समझते। खैर, कभी तो अब वो कहने की जरूरत नहीं है। अब कई साल के बाद दर्शन हो रहे हैं, आभासी दर्शन हो रहे हैं। तो मैं ये कैसी बात कर रहे हैं सर। मैं ये चाहूंगा कि अब आप ये इसके सौंदर्य पक्ष पर जल जंगल जमीन को के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों जो ये शानी जी के जो दोनों पुस्तकें हैं, दोनों कृतियां हैं, उसका जो सौंदर्य पक्ष है, क्योंकि आप कवि हैं और वो दृष्टि आपके पास है जो शायद हो सकता है हम लोगों के पास नहीं है। तो आप उस दृष्टि से कुछ कहें। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सच ये है कि आप यानी रामशरण जोशी और जयप्रकाश चौकसे
संजीव बख्शी सर के सामने मुझसे कुछ भी कहवा लेने के लिए इस प्रेरणा के अलावा कोई विकल्प आपके पास था नहीं। ये मैं सच कहूं तो बहुत नर्वस हूं। और एक तो वो लोकेल, वो भूमंडल जो शानी जी के शालवनों का द्वीप में दर्ज हुआ है, मेरे लिए अबूझमाड़ है। मैं छोरा गंगा किनारे वाला हूं और गंगा के एतबार से ही जगदलपुर को और बस्तर को पहचान सकता हूं जी। लेकिन आप देखिए कि आलोचना की हिंदी में कितनी भी कमी हो जाए, लेकिन हिंदी का कॉमन सेंस कितना प्रबल और कितना ईमानदार है। शानी जी के गद्य में जो कविता छिपी हुई थी उस पर लगभग मतई किया है कि उन्होंने अपनी कहानियों, अपने उपन्यास और शालवनों का द्वीप में जीवन की कविता लिखने की कोशिश की है। उसको कविता का मान, कविता का प्यार हिंदी साहित्य संसार ने दिया है। मैं 40 साल का हूं और मेरा इतिहास बोध तनिक संकीर्ण हो सकता है, लेकिन जल, जंगल, जमीन और जानवर वाला मुहावरा मेरे निकट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके आनुषंगिक संगठनों का क्वाइन किया हुआ मुहावरा है। और इस बात ने, मैं जानता हूं कि ये बहुत सार्वभौम और व्यापक मुद्दे हैं और राजनीतिक हितों के लिए कोई दल विशेष, कोई विचार विशेष इसको एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन हम इसको डिबेट में, जो डिबेट है दरअसल कि जो आदिवास है उसको मध्यवर्गीय साहित्य दर्ज करेगा कि नहीं। एक और महान छत्तीसगढ़िया मूर्धन्य मुक्तिबोध हमसे बहुत पहले बता चुके हैं कि सच्चा लेखक अपने स्वयं का दुश्मन होता है। लेकिन आज हमारी मध्यवर्गीयता का आलम यह है कि सच्चा लेखक भी, सच्चा मध्यवर्गीय लेखक भी अपने स्वयं का चापलूस हो गया है और हम अपनी मध्यवर्गीय बौद्धिक और आत्मिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर पा रहे हैं। बनारस के निकट जो निकटस्थ आदिवास है वो सोनभद्र में, मतलब उत्तर प्रदेश के दक्षिण में देखा जा सकता है उसको। तो सोनभद्र में भी समस्या यही है कि आदिवासी जीवन संस्कृति का, आदिवासी मन का, आदिवासी लोकाचार का प्रॉपर यहाँ उनके माथे पर मुकुट की तरह जैसे छा जाती है। वो जब वो इतना प्रेम करती हैं तितलियां उन मनुष्यों से, वो जाहिर है कि आदिवासी मनुष्य हैं। शशांक सर भी बैठे हुए हैं, सर प्रणाम। तो तितलियां उन मनुष्यों के सर पर मुकुट की तरह एक मुकुट बना देती हैं, प्राकृतिक मुकुट। अब ये बात जब मैं किसी शहरी मित्र से शेयर करता हूं तो मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाता, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन, साहित्य उसे दर्ज करता है जो इतिहास में दर्ज होने से रह गया है। लेकिन शानी जी ने एक कदम आगे बढ़कर साहित्य की हदबंदी में उसे भी ले आने की कोशिश की है जो दरअसल समाज विज्ञान और नृतित्व शास्त्र में भी दर्ज होने से रह गया। मैं शालवनों के द्वीप से ही एक गीत आपको सुनाना चाहूंगा जो प्रथम दृष्टया अबूझ है, लेकिन उसका अर्थ कितना सुंदर है, उसकी ध्वनियां भी कितनी कमाल की हैं। रे रे लोयो रे 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 लोयो रे 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 रेला 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 रे रेला पारो माड़ी दमकीते बारा कियल तोन माजी नोड़ोल वदुर सोलोड़ वेलोसा सोलोड़ उराइतोन बेलोसा सोलोड़ उराइतोन नका सोलोड़ उर्मा माजी जीवा लगाईता नाकनेर जीवा लगतेस बेलोसा नाकेर वाइतिन।
ऐसे ही आगे बढ़ता है ये गीत। इस गीत का अर्थ ये है, एक स्त्री और एक पुरुष के बीच का संवाद है। स्त्री कहती है, ऐ मेरे मीत, इस सुनसान पहाड़ी की लंबी लंबी घास के बीच अकेले बैठे ये तुम क्या कर रहे हो? पुरुष कहता है, बेलोसा रानी, ये बालिंग बांस की बांसुरी मेरी अपनी संगिनी है, इसे छेड़कर मैं जी हल्का कर रहा हूं। स्त्री, भगवान के लिए इसे बंद करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं। देखो तो तुम्हारी बांसुरी की तान में मैं अपने आप को भूलती जा रही हूं। पुरुष, बेलोसा रानी, तुम झूठ बोल रही हो। अगर ये सच होता और तुम्हारा मन सचमुच मेरी ओर लगा होता तो कब की मेरे पास भाग आई होती। स्त्री, हाय रे, इस घड़ी से पहले ये बात मुझे क्यों न मालूम हुई। दुश्मन, तुमने मुझसे पहले ही क्यों नहीं कहा? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास चली आती, लेकिन अब तो लोग मेरी मंगनी की शराब लेकर आ गए, देखो वे भी पी रहे हैं। जी, तो ये जो वायव्यता है। हाँ जी, बोले। हाँ सर, बोलिए बोलिए। मैं वही कह रहा था कि शानी जी को पढ़ते हुए आज की तारीख में रायपुर विलासपुर संभाग के एक और अद्वितीय लेखक विनोद कुमार शुक्ल की बहुत याद आपको आती है। जी जी जी। विनोद कुमार शुक्ल मानो शानी जी के पूरक हैं। विनोद जी में एक तरह की वायव्यता है, जमीन से ऊपर जाता हुआ कलात्मक विवेक है। शानी जी बहुत कस के अपनी जमीन को थामे रखते हैं। और इस बातचीत में प्रसंगवश शानी जी के एक और सहचर विष्णु खरे की याद आना स्वाभाविक है, जिनका जन्मदिन परसों 9 फरवरी को है और उनके अभिन्नतम मित्र हम लोगों के आदरणीय जयप्रकाश चौकसे जी यहाँ मौजूद हैं। तो शानी साहब को ये कृति दरअसल एक राजनीतिक दस्तावेज है, क्योंकि दक्षिणपंथी राजनीति ने जितने गुरिल्ला तरीके से आदिवास में प्रवेश किया है, उसकी काउंटर पॉलिटिक्स अपनी जमीन पर खड़े रहते हुए जहां पर दर्ज हुई है जिस साहित्यिक कृति में, वो है शालवनों के द्वीप। शालवनों के द्वीप को पढ़ पढ़कर प्रासंगिक करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि जीवन का सुमधुर पक्ष ही वहां दर्ज हुआ हो, जाहिर है शानी जी से हम वैसी अपेक्षा भी नहीं करते। एक स्त्री आती है शुरू में जो कुंवारी है, आप में से सब लोगों को याद होगा। वो उस स्त्री के फीचर्स वो बताते हैं कि वो अब कुंवारी लगती नहीं है। वो जो सर शुरू में एक स्त्री आती है जिसके बाप और भाई बीमार हैं और माँ साथ छोड़ गई है, उसके चेहरे से, उसके शरीर की थकन से ये बिल्कुल साफ पता लग जाता है नैरेटर को कि उसने अपना यौवन जीवन समर में मानो गंवा दिया है। तो एक शोकलेख जो है, मतलब सिर्फ विधाएं ही संश्लिष्ट होकर नहीं मौजूद हैं उपन्यास और रिपोर्टेज जैसी, बल्कि भावों का भी संश्लेष जो है उस कृति में। बाहर का व्यक्ति कैसे देखता है, जी, वो शानी जी पॉजिटिव ढंग से वो बात कह देते हैं सब कुछ। जी जी। अब ये इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे युवा मित्र ने मध्य वर्ग की बात उठाई। हमारे शानी जी ने बहुत शुरू में एक बात बहुत अच्छी कही कि जब वो कहते हैं कि ये जो शालवनों का द्वीप जो है वो रिपोर्टाज नहीं, एक उपन्यास है, तो वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक उपन्यास नहीं लिख सकता क्योंकि मैं इस समाज का नहीं हूं। वो कहते हैं कोई लेखक इसी समाज से उभरकर सामने आएगा और अपनी तथा अपने वर्ग की प्रामाणिक अनुभूतियों को आकार दे सकेगा। ये एक वास्तविकता है। ये आदिवासी समाज को समझना इतना आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है, दोनों बातें हैं। नेहरू जी के जमाने में ये कहा जाए कि 1950 40-50 के आसपास ये डिबेट चली थी कि आदिवासी समाज को
क्या विकसित कर सकते हैं, क्या वो विकसित नहीं है, या हम विकसित हैं? और विकास की क्या पैमाने है, उसकी अवधारणा क्या है, इसको लेकर लंबी डिबेट चली सोशियोलॉजी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, एंथ्रोपोलॉजी में भी, कि विकास किसे कहें। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या उनका सहज ढंग से विकास होने दें, या उन्हें हम म्यूजियम की वस्तु उसको बना के रखें। नेहरू जी इसके विरुद्ध थे कि भाई हम उसको म्यूजियम की वस्तु न बनाएं, लेकिन उनको धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में लाएं। अब फिर सवाल उठा मुख्य धारा की अवधारणा क्या है, मुख्य धारा किसे कहते हैं। इस एक लंबी थोड़ी डिबेट थी, और उस समय एल्विन, वो ये उनके जो मित्र थे, मैं नाम में भूल रहा हूँ, एल्विन नेहरू जी काफी पसंद करते थे, गांधी जी के भी संपर्क में आए थे एल्विन, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। वैसे वो मूल थे पादरी थे, जो कि कैम्ब्रिज से आए और यहाँ पर आकर उन्होंने काम किया। बस्तर में काफी समय रहे, मंडला में रहे, इसके बाद फिर वो नॉर्थ ईस्ट में चले गए। तो वहीं जैसा कि अभी व्योम जी कह रहे थे, वो घोटुल जो एक प्रथा है इनके यहाँ, अब आजकल नहीं है, क्योंकि मैं काफी उस घोटुल में, नारायणपुर में है इस तरह की घोटुल कुछ बने हुए हैं थे जब मैं पहली बार गया था। उसके बाद कई बार मैं गया था, इसको हम लोग लव डॉर्मिटरी कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो घोटुल थे, और उसी में इस तरह के जो गीत रखे जाते हैं, और बड़ी एक स्वस्थ संबंध वहां पर होते हैं। ऐसे अब हम लोगों के बीच में एक युवा एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च भी किया है और काफी शानी जी पर। तो मैं महमूदा जी खान से चाहूंगा, क्यों मेरा उनसे कभी परिचय नहीं हुआ, कभी बातचीत नहीं हुई, तो माफ करेंगे कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा आपके बारे में, जो भी थोड़ा मैंने सुना है वही। तो आपने शानी जी पर काफी कुछ काम किया है, तो आप इन दोनों किताबों को किस रूप में देखते हैं? जो मुद्दे हैं, अब चाहे अनचाहे हैं, जंगल जंग, वैसे मैं यहाँ शुक्ल जी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जंगल जमीन जो है हमारी संघ की देन नहीं है। संकटों सर मैं मानता हूँ सर, बिल्कुल देन है। तो इसके लिए मुझे माफ करेंगे थोड़ा सा ऐसा नहीं सर, कैसी बस वो एप्रोप्रिएशन की जो पॉलिटिक्स है उनकी, एक ग्लोबल, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है दक्षिण अमेरिका की जो बहुत बड़ी समस्या रही 16-17 सेंचुरी से, किस तरह से व्हाइट सेटलर्स ने जाकर के वहाँ के रेड इंडियंस, जिसको हम लोग नेटिव और एबॉर्जिन्स बोलते हैं, उनको खत्म किया, और वहाँ की जो खनिज संपदा है उसको लूट। ठीक वही स्थिति हमारे भारत में भी हुई। और अब ये मुद्दा, ये तीनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब डॉक्टर शर्मा जॉइंट सेक्रेटरी थे और उन्होंने इमरजेंसी में एक प्लान वो बनाया था, ट्राइबल सब प्लान, कि इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी जल जंगल और जमीन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए एक ट्राइबल सब प्लान बनाया गया। दुर्भाग्य से बात की सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, और चाहे वो बस्तर पर हो, यहाँ अब वो बड़ी मतलब ये कहा जाए कि बड़ी विकृतियां आ गई हैं। आपको शायद याद होगा, आपको तो याद नहीं होगा, वो पढ़ा ही होगा पुस्तकों में, डॉक्टर शर्मा ने बेला ढीला में बस्तर में जहाँ सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मतलब यानी इसका ट्राइबल एरिया का, वो बेला ढीला में हुआ। और वहां की जो आयरन ओर है वहां से सीधा जापान ले जाता रहे। तो 5वें दशक में वहां एक रेलवे लाइन बिछाई गई विशाखापत्तनम तक बड़ी, और उसमें जो कई जगह अच्छी बात कही है शानी जी ने कि जब वो बुलडोजर पहुंचे तो ब्लास्टिंग होती थी, तो लगता था कि अरे जिन आ रहा है, भूत आ रहा है, ये इन्होंने इसमें कहा है। और वाकई ऐसे होता था, ऐसे ही हुआ करता था। मैंने भी अपने कुछ, क्योंकि मैंने उस एरिया में बहुत घुमा, दंतेवाड़ा एरिया में ये सब कुछ है, और मैंने समाजशास्त्री रंग से उसका अध्ययन किया। और जाहिर कि मैंने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो एक अलग मेरा नजरिया दूसरा था। तो मैं ये कह रहा था कि ये जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है बहुत ही यथार्थवादी मुद्दा है।
इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो इसमें पूरी राज्य की पॉलिटिकल इकोनॉमी इसके अंदर छिपी हुई है, इसको बिल्कुल बिल्कुल तो उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी में हमारी डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने उन्होंने बिरसा मुंडा पर एक बड़ी भारी किताब लिखी और उसको किताब को सामने रख करके माशे सादी ने कई उपन्यास लिखे। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जंगल के दावेदार वो जब आया माशे जी वाला, हाँ, तो खैर तो इसलिए संघ तो अभी समझ ही नहीं पाया वो। बिल्कुल, मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा था कि अप्रोप्रिएट करने की उतावली, हाँ, और वो भी ठीक तरह से नहीं कर। मेरा ये मानना है यहाँ के जो दक्षिणपंथी जो वो पढ़े लिखे थोड़ा सा कम है। बिल्कुल, जो वेस्ट में जो है, देखिए राइट और लेफ्ट तो हमेशा से रहा है और सनातन काल से रहा है, हमारे देश में रहा है, मतलब हर जगह रहा है। जो भी प्रगतिशील होते हैं वो वहां होते ही हैं। समाज को और सभ्यता को जो आगे बढ़ाते हैं वो लेफ्ट होंगे ही। अब वो चाहे वो कोई जरूरी नहीं कि वो मार्क्सवादी हो, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। मैं ऐसा मान के नहीं चलता। जो समाज को, मानव सभ्यता को, मनुष्य को आगे ले जाएंगे वो, यानी और यथास्थितिवाद को तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, वो हम कहलाएंगे। तो इसलिए इनको कोई मार्क्सवाद का, लेनिन का, माओ का लेबल देने के खिलाफ। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो लेकिन यहाँ की दक्षिण पश्चिम पढ़े तो सही चीजों को साइंटिफिक है, तो क्षमा करें। तो मैं महमूदा जी से अब दरख्वास्त करूंगा, उनसे इल्तिजा है मेरी कि वो अब जरा अपने अध्ययन के आधार पर कुछ कहें। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शानी फाउंडेशन का, जिन्होंने इतने अच्छे वेबिनार का आयोजन किया, और फिरोज भाई का, कि मैं उनसे आज तक मिली नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आपको बोलना है, तो मैंने हामी भर दी। हालांकि मैंने जो काम किया है वो शानी के कथा साहित्य में मुस्लिम समाज का यथार्थ, ये मेरा जो है विषय था, और मैं अभी हिंदी विभाग में खिदिरपुर कॉलेज में कार्यरत हूँ। तो मेरा जो अनुभव रहा उन पर रिसर्च करने का, या उन पर जो मैंने अपना शोध प्रबंध तैयार किया जी, उसके आधार पर मैं जब बात करती हूँ, खासकर साल वनों के द्वीप, तो ये बहुत अच्छा विषय चुना गया, जल, जंगल और जमीन। जब भी बात होती है शानी जी पे, तो लगभग हम जो है काला जल की चर्चा करते हैं और उनके अन्य कहानियों की, जिस पर खास करके हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का एक आरोप लगाया गया है, चाहे वो युद्ध रही हो कहानी या उनकी अन्य कहानियां रही हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि काला जल में ही जो है उनकी सारी चीजें जो है वो समाहित हो जाती हैं। उन्होंने शालवनों के द्वीप लिखा, उसके बाद सांप और सीढ़ी, नदी और सीढ़ियां, एक लड़की की डायरी, इन सब की महत्ता भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, और आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता भी बनी हुई है। तो ये जो एक प्रासंगिक विषय चुना गया, खास करके शालवनों के द्वीप, मैं उसकी चर्चा थोड़ी सी करती हूँ कि जब शानी जी लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो जब लिख रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी से लिखते हैं। जैसे उन्होंने आरंभ में ही कह दिया कि ये तो उपन्यास नहीं है, रिपोर्टाज नहीं है, तो हम एक यात्रा संस्मरण के रूप में शालवनों के द्वीप को देखते हैं। और बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी, उन्होंने कहा कि वहां जब वो रह रहे थे, क्योंकि वो एडवर्ड जेजे के साथ वहां पे गए थे, और उन्होंने जो है वहां के आदिवासी जीवन के बारे में जो कुछ जाना समझा, जब उन्होंने लिखा तो वो कह रहे हैं कि मैंने एक 50 पृष्ठ का उपन्यास भी लिखा, लेकिन उन्हें वो उपन्यास इतना बेमायने लगने लगा कि उन्होंने जो है उसके पृष्ठों को फाड़कर फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं ये शानी की ईमानदारी है, यानी लेखन के प्रति उनका जो वो एक ईमानदार होने का भाव है वो दर्शाता है। खास करके हम अगर बात करें तो हम अगर कुछ लिखते हैं तो हमें उसे फाड़ कर फेंकना तो दूर, उसे अगर कोई कह दे कि अच्छा नहीं है तो भी हमें बहुत तकलीफ होती है। और अपने हाथों से अपनी रचना के 50 पृष्ठों को फाड़ कर फेंक देना, वो भी इस सच्चाई के साथ कि हम उसके जैसा नहीं लिख सकते, या उस समाज के बारे में हम जो देख रहे हैं वो बाहरी एक दृश्य है, आंतरिक कोई दृश्य हमारे सामने उभर कर नहीं आता है। दूसरा, जैसा कि सर आपने खुद भी कहा कि उन्होंने ये लिखा था कि इसमें से ही कोई, इस वर्ग से ही जब कोई आकर लिखना शुरू करेगा
तब जाकर जो है उसमें उसकी सच्चाई या उसके आंतरिक जो भाव हैं वो उभर कर आएंगे। अभी जैसा दौर चल रहा है कि स्त्री विमर्श को लेकर लिखा जा रहा है, दलित विमर्श पर बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी की समस्या है या इनकी जो अपनी चेतना या अपनी कह सकते हैं कि कई सारी समस्याएं हैं जिस संघर्ष को वो झेल रहे हैं या उसको जो है वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें से जब कोई उभर कर आएगा तभी उसकी रचना संभव हो पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे ओरछा के विषय में या ओरछा के बारे में जो है उन्होंने कहा है, उनकी समस्याओं का चित्रण किया है, उनके रीति रिवाजों का चित्रण किया है, उनकी विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं चल रही हैं, उनका संघर्ष में जीवन कैसा है, उसको लेकर शानी लिख रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ वो ओरछा के बारे में कह रहे हैं और उसी में उनकी घेराबंदी हो जाती है। वास्तविकता ये है कि जिस ओरछा क्षेत्र के बारे में शानी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वह केवल वहीं तक सीमित नहीं है, लगभग उससे मिलती जुलती प्रत्येक आदिवासी समाज और उन जनजातियों की समस्या है जो सिर्फ बस्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैली हुई है। दूसरी जैसे कि कहा जल, जंगल और जमीन, तो ओरछा या जो है वो पेंडा की खेती करते हैं और पेंडा की खेती करने के साथ साथ वो जो है 3 वर्षों तक किसी भी जमीन पर जब वो रहते हैं तो वो केवल 3 वर्षों तक रहते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो खेत या वो जो फसल उगना जो है वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए वो 3 साल तक रहते हैं और फिर जो है वहां से पूरी तरह से अपने आप को उजाड़ कर दूसरी जगह जाकर वहां पर बस जाते हैं। तो उनके जीवन का ये जो जमीन का संघर्ष है या उनकी अपनी जीविकोपार्जन की जो स्थिति है, जो प्रक्रिया उनके जीवन में चलती रहती है, उससे भी जो है उनका जीवन काफी संघर्षमय होता है। कई परिवार ऐसे हैं, जैसे कि शानी जी ने स्वयं ही लिखा है कि शालवनों के द्वीप में, जहाँ पे रेखो नाम की एक स्त्री है जो अपने पूरे परिवार को या पूरे परिवार की जो है जीविका को चला रही है। तो ये उसकी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या वो पूरा समाज जूझ रहा है, लेकिन उसके बीच भी उनके समाज में एक प्रकार का आनंदमयी वातावरण घोटुल के माध्यम से या उनके अन्य रीति रिवाज जो छोटे छोटे उत्सव होते हैं उनके माध्यम से उनके जीवन में चलता रहता है। एक और बात ये भी है कि उनके बीच में जब शानी स्वयं रह रहे हैं वो उनकी भाषा भी जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है कि वो बहुत अधिक बाहर के लोग हैं, यानी वो उनके अंदर या उनकी जाति के बीच जो है रचे बसे हुए नहीं हैं। अंत में जब वो सभी वापस जाने लगते हैं तो जो ओरछा के लोग हैं वो जब ये कहते हैं कि फिर आना, यानी ये जो फिर आना है, उनकी जो संवेदनाएं हैं जो बाहर के या विदेशी से आए हुए एडवर्ड जे जो है उनके साथ वो जो संवेदनाएं जुड़ी हुई है वो उनकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रेम भावना को भी प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त उनके जीवन की जो समस्याएं हैं, जिन चीजों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सुख समृद्धि का रूप हमें दिखलाई नहीं देता है, और जहाँ अभी सर ने कुछ देर पहले ही कहा था कि वहां पे जो है रुपयों का उतना मोल नहीं है जितने पैसे का मोल है, यानी अगर उनके पास रुपए हैं तो वो तुरंत जो है उसे पैसे में बदलने के लिए लग जाते हैं। तो इतने कम जीविका में भी, इतने कम पैसे में भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारा समाज, ये जो पूंजीपति वर्ग है या कॉर्पोरेट का जो बोलबाला हमारे समाज में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण भी है। वो जब अपने जीवन को इतने कम इसमें चला सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं? क्योंकि ये जो पैसे की होड़ या एक दूसरे के साथ जो प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, बनी हुई है, वो उनको देखने से पता चलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में एक उल्लास है। और जल, जंगल और जमीन, जंगल तो उनका जो है सब कुछ है जहाँ पे वो रह रहे हैं। और आज जिस तरह से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है और लोग जो है जंगलों को काट रहे हैं, तो इससे उनकी या उस जनजाति पर जो है एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, और उस प्रभाव को बदलने के लिए आज इस तरह के वेबिनार की जरूरत है। मैं अधिक समय नहीं लूंगी। तो ठीक है, आपने शानी जी को बहुत अच्छे ढंग से पकड़ा है और समझने की पूरी कोशिश की है, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपके उम्र के लोगों को मालूम होना चाहिए कि शानी जी क्या थे,
और उनके पुस्तकों में क्या है। ये देखिए, मैं जो जितना भी उनको शानी जी को पढ़ा, और ऐसा नहीं है कि वो उनमें वो एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि नहीं थी। अगर आप शालवनों का द्वीप पढ़ें, जैसा कि आपने बताया, और या सांप सीढ़ी पढ़ें, तो उन्होंने उससे वहाँ के रीति रिवाज, भाषा, ये उसके जो टोने टोटके, आपके अंधविश्वास, जो प्रथाएं, कुप्रथाएं, वो सबको उन्होंने इसमें रखा है, समझने की कोशिश की है। तो ये लेखक की अपनी सीमा होती है, क्योंकि वो डिसिप्लिन उनका नहीं था। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की अपनी सीमा होती है, उनका डिसिप्लिन दूसरा होता है। तो खैर, तो शानी जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से पकड़ने की कोशिश की है। और ये आप नहीं कह सकते कि उनको आदिवासी समाज की संस्कृति की पहचान नहीं थी। और चाहे वो गोठुली क्यों, दूसरा जैसे देवी देवता, ग्राम देवता, एक परिवार का देवता, गोत्र कितने तरीके के होते हैं, किस गोत्र में शादी हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती है, ये सब शानी जी ने शालवनों का द्वीप में इसको दिखाया है। क्या वो, और ये तभी संभव है जब तक कि आप शोध ना करें एक एंथ्रोपोलॉजिकली तरीके से। नहीं तो आप खाली अगर लेखक हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो उस गहराई में उतरे हैं। तो ये एक अच्छी बात लगी हुई है, क्योंकि हिंदी में मैंने देखा कि बहुत कम उपन्यास और कहानियां आदिवासियों पर लिखी गई हैं। जैसे इधर तो आई हैं, जैसे झारखंड के दो लेखक हैं, रणेंद्र और महुआ माझी, उन्होंने लिखा। फिर गगन घटा गहरानी, ये भी एक धनबाद के एक लेखक है, उन्होंने लिखा। कुछ दो चार और उपन्यास हैं इधर। लेकिन इधर आदिवासियों के कुछ लेखक, जैसे कि आपकी मीणा हमारे जयपुर के हैं, उन्होंने 3-4 उपन्यास इसमें लिखे हिंदी में। लेकिन हिंदी में जितना काम होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं कि नहीं हुआ है। और जैसा कि शुरू में एक मध्य वर्ग की दृष्टि से आपको मुक्त होना पड़ेगा, लिबरेट अपने आप को कराना पड़ेगा, अगर आपको इस समाज के बारे में समझना है, उस पर लिखना है। और अब मैं शशांक जी को मैंने जानबूझ के अंत में रखा, क्यों? क्योंकि शशांक जी का काफी जगह से परिचय है, रहा है अच्छे ढंग से, और मेरे साथ भी हम दोनों ने कई यात्राएं इस क्षेत्र की है, चाहे वो जगदलपुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के दूसरे क्षेत्र हो। तो अब मैं चाहूंगा शशांक जी कि एक कथाकार के रूप में, एक ठीक, आप कथाकार तो हैं, लेकिन साथ में आप एक दूरदर्शन से भी जुड़े रहे हैं, इसके डायरेक्टर भी रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखकर ये बताएं कि इनके शानी जी ने किस तरह से इस विमर्श को अपने कृतियों के माध्यम से सामने रखा, उसके साथ कितना न्याय किया। एक कथाकार के रूप में आप क्या सोचते हैं? नमस्कार जोशी जी, धन्यवाद। मुझे याद आता है कि जब मैं जून 76 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में डॉक्टर RN मिश्रा के साथ जगदलपुर गया था, तब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आदिवासियों के विकास क्रम को जानने की रिपोर्ट हमें बनानी थी। फिर इसके बाद मैं आकाशवाणी में जब मेरी सीधी भर्ती हुई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के, तो अक्टूबर 80 से मैं 3 वर्ष तक वहां रहा। फिर दोबारा इत्तेफाक था कि दूरदर्शन में डायरेक्टर होकर मैं 2000 में गया था और 2 साल तक मैं वहां रहा। आपसे वहां मेरी मुलाकात पहली हुई थी और हम दोनों के बीच का जो एक पुल था, रिश्ता था, वो बेगम अख्तर से बना, जो इस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग की। सुना करते थे, बहुत प्यारी गायिका हो रही हैं। शालवनों का द्वीप पढ़ते हुए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इसे इस तरह से देखना चाहिए कि इस पर स्वयं लेखक क्या सोचता है। उन्होंने तो इसे एक कथात्मक विवरण कहा है कि शालवनों का द्वीप कथात्मक विवरण है, जिसमें माड़िया और गोंड की जीवन पद्धति, रीति रिवाज और मान्यताओं को सामने रखा है।
खुद एडवर्ड जे जिनके साथ शानी जी गए थे, 28 साल के एडवर्ड जे थे, उन्होंने इस किताब की भूमिका भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो तथ्यात्मक चीजों के साथ भागता है पीछे, मगर एक लेखक न केवल उन तथ्यों को लेता है बल्कि उसमें सर्जना का एक सृजनात्मक विवरण भी उसका साथ रहता है। मैं ये मानता हूं कि शानी जी के इस कार्य में वे बहुत सतर्क होकर इस बात को कहते हैं और इस चीज को बार बार रेखांकित भी करते हैं कि ये एकांगी धारणा हम लोगों की बनी हुई है कि आदिवासी बेहद सुखी हैं, उनमें अपार उल्लास है, बहुत संगीत है और न थमने वाले नृत्य हैं। जबकि मैं देखता हूं ओरछा में वेदना है, विडंबनाएं हैं और एक शब्द देते हैं वे सांकेतिक वेदना, यह सब उसमें है। वे इस काम को जब एडवर्ड जे के साथ आगे बढ़ाते हैं और जाते ही उन्होंने देखा वहां कि कुछ मुर्गियां हैं जिसे चीते ने आकर खा लिया है और भाग खड़ा हुआ है, और वो देखते हैं वहां पर कि जो अनाज वो रख के गए थे वह अनाज ज्यों का त्यों है। और इस पर उनकी टिप्पणी थी कि वहां आदिवासी अनाज की चोरी नहीं करते हैं। चीता तो मार के खा गया मगर वहां जो सामान था ज्यों का त्यों था। ऐसी ईमानदारी उन्होंने वहां की रेखांकित की है। और जब यह चीज उन्होंने आदिवासियों के बीच में चर्चा हुई कि ये सब हुआ है तो उन लोगों ने किस तरह से इसे लिया। उन्होंने कहा कि जो चीता है मुर्गियां खा गया है जैसे कि किसी बिगड़ैल कुत्ते की शरारतें हैं। उनके लिए चीता भी लगातार बार बार आना और उनकी चीजों को ले जाना, इसे वे इस तरह से बताते हैं। माड़िन नदी जहां वे पास में रहते हैं वहां ओरछा में, आज तो ओरछा आप देखें तो नारायणपुर और ओरछा नारायणपुर जिले की 2 तहसीलें हो गई हैं और अब वह इलाका मध्य प्रदेश से अलग हट गया है और वह बस्तर आज आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ता है। मगर उस वक्त ये एक बहुत ही अंदरूनी जगह पर ओरछा था। मैं खुद उसके 20 साल बाद 1960 के बाद 20 साल बाद 1980 में मैं नारायणपुर गया, ओरछा तक गया और मैंने कार्यक्रम बनाए हैं। और इस किताब को पढ़ते हुए बार बार मेरी स्मृतियों में 1980 वापस आता रहा है। और जब मैं देखता हूं कि उन्होंने लिखा ओरछा में कि नीले रूप वाली सुंदरी माड़िन नदी अकेले वन में ऊंची पहाड़ी जैसे माड़िन के जल में घुटनों तक पैर डुबाए खड़ी है, जल नीला और पारदर्शी हो गया है। यह शानी की आधुनिक भाषा है। आज मैं ये देखता हूं कि यदि इस उपन्यास की तरह इसे देखा जाए जिसमें उनकी ये जद्दोजहद थी कि यह एक विवरण है, कथात्मक विवरण है, मगर आज की उपन्यास की शैली और गठन इस प्रकार का है कि बहुत आसानी से आप इसे उपन्यास के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनेक किस्म के चरित्र हैं जिसकी चर्चा भी पिछले समय में हमारे मित्रों ने की है। आप देखें तो इसमें एक दृश्य आता है पेड़ा के खेत का, जैसे डेहा खेती कहते हैं, चावल, कोदो और कुटकी उगाया जाता है और हर वर्ष जो शाल वन होते हैं उन्हें जलाकर खेत बनाए जाते हैं। उनके पास अपने भी खेत होते हैं और 3 सालों तक इसका खेती करते हैं, फिर उस जगह को बदल देते हैं और आगे जाते हैं कहीं, फिर वो 3 साल रहते हैं, पेड़ों को जलाते हैं और कोदो, कुटकी और सबसे ज्यादा चावल उपजाते हैं। मगर वहां जो उनका मुखिया है उसके पास, जिसका नाम केठे है, उसकी लड़की जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की गई थी वह रहती है साथ में। और उसका वर्णन आप देखिए कि शानी जी कैसे करते हैं कि फल दे चुके केले के पेड़ की तरह है, उतरा उतरा जिस्म ढीला, माला मूंगा के थोड़े से हार, मैले रंग वाला कांतिहीन चेहरा। यह रेको है जिसका भाई तपेदिक से बीमार है, उसका
जो पिता है वह भी, बांस वहां बहुत होता है तो चटाइयां बना के बेचने का काम है। मगर इन सब को करते हुए शानी जी एक बहुत बड़ी बात लेकर आते हैं और इसे बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जाते हैं उसे। वे कहते हैं कि ये जब चटाइयां बन जाती है तो रेखो वह स्त्री 40 किलोमीटर बाजार के लिए जाती है और छटाक भर नमक लेने के लिए 40 किलोमीटर चलना, क्या यह उनका भाग्य है? इसमें वे सारी बातें कह देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो एडवर्ड जे बैठकर बजट बनाना चाहते हैं, तो इस बजट का मायने क्या है? एक व्यक्ति के घर में जहां पैसा ना हो वहां बजट कैसे बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा वे करते हैं। और इसमें कई तरह की चीजें शानी जी लेकर आते हैं, जिसमें जैसे एक बात कही गई कि रुपए मत दीजिए क्योंकि कागज का है, खराब हो जाता है, उसको रखने की दिक्कत है, और सिक्के का आकर्षण है। इसमें वे लाइन लगाकर लोग एडवर्ड जे से रुपए के बदले सिक्के लिया करते हैं। इसमें एक बहुत खूबसूरत बात काकसाड़ नृत्य की बात कही गई है। एक अध्याय है और मैं अपने उस समय में चला जाता हूँ जहां मैंने काकसाड़ की रिकॉर्डिंग्स की थी। एक नशा सा है, एक स्वप्न लोक है ओरछा। उस स्वप्न लोक में मैंने तब देखा था कि सल्फी का और महुए की शराब हल्की खट्टी गंध पूरे मेले में भरी हुई है। स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां नौजवान सब सल्फी और पी रहे हैं। मैंने एक बैलगाड़ी में जब पुआल हटाया तो दो आदिम अवस्था में युवक और युवतियां उससे कुछ नहीं कहा, वो केवल मुस्काए। मैंने वापस उस घास को उसमें पलट दिया। वो ऐसी भोलेपन की स्थितियां वहां दिखाई पड़ती हैं और वो मेरा भी वहां होटल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। व्योमेश ने जो कविता जो कि माड़ियों द्वारा गाई जाती है उसमें बेलोसा का नाम लिया है। तो दरअसल जो युवा सदन है घोटुल हुआ करते थे, उसमें नौजवान लड़के और लड़कियां वहां जाते थे और एक तरह साथ रहना, शिक्षा दीक्षा लेना, ये उनका काम होता था। उनका एक कैप्टन हुआ करता था और जो लड़का होता है उसे चेलिक कहते हैं और लड़की जिसे बेलोसा कहा जाता है। सबके नाम रखे जाते हैं। मगर जब ये सब लोग वहां से जब अलग हट जाते हैं, युवा अवस्था में शादी हो जाती है, तब उनका जाना भी वहां लगभग बंद होता है और उनके नाम भी वहीं छूट जाते हैं। यह एक ऐसा अत्याधुनिक अवधारणा है जिसमें यह जाना जा सकता है कि युवा सदन में क्या, कैसे और क्यों चीजों को सीखना चाहिए। और उनके अपने देवता हैं, उनके देवताओं के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है कि एक गोत्र में शादियां वहां नहीं होती हैं और जैसे कि ओरछा में है तो अधिकतम उसेंडी नाम के देवता हैं, उनसे जुड़े हुए परिवार हैं। शानी जी ने मुर्गा लड़ाई की भी बहुत अच्छे से एक कॉक फाइट तो बहुत मशहूर है वहाँ की। कॉक फाइट बड़ी मशहूर है, मुर्गा लड़ाई। कैसे अपने अपने मुर्गे होते हैं, उनको भी थोड़ी बहुत सल्फी पिला दी जाती है और महुआ पिला दी जाती है, वे लड़ते हैं और उनके पंजों में छोटे छोटे चाकू लगा दिए जाते हैं जिसे कातूर कहते हैं और वे लड़ते हैं। उस पे उनके दांव भी लगते हैं और इस तरह वे पूरा दिन मेले में अपना उत्साह और उत्तेजना से बिताते हैं। वहाँ की बीमारियों पे भी उन्होंने बहुत चर्चा की है कि कैसे खुजली की बीमारियां हैं और त्वचा संबंधी ज्यादा बीमारी होती है। मुझे याद आता है कि जब मैं वहां गया था तो परिवार नियोजन की गाड़ियां नहीं चलती थी 80 में वहां, और बल्कि वहां परिवार बढ़ाए जाए इसकी चर्चा होती थी, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन हमारे दो का होता था। बल्कि वहां मेरे मित्र डॉक्टर राकेश भटनागर उसके प्रमुख जिम्मेदार थे कि अपनी मोबाइल वैन के साथ जो यौन रोग होते हैं या त्वचा रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सके। तो मैं तो यूं कहूंगा कि
इसमें जिस तरह के संवाद है, कम से कम 6-7 घटनाओं पे उनकी कहानियां हैं, और खासकर रेको वाली कहानी तो बहुत व्यक्तिगत रूप से भी, और मैं यहाँ देख रहा हूँ आप लोगों को भी बहुत प्रभावित करती है कि एक हरे भरे जंगल में एक युवती अपने परिवार की जिम्मेदारियों पे चलते, उसका न तो वैवाहिक जीवन है और उसके पास अपने भाई और अपने पिता की जिम्मेदारी है, करने को कुछ नहीं। मगर इनकी संवाद और घटनाओं से मैं बार बार लगता है कि इस चीज की चिंता जब शानी जी करते थे कि ये कथात्मक विवरण है, आज यह शालवनों का द्वीप बहुत मजे से उपन्यास की तरह स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो गठन है वह, और जो इसमें चरित्र चित्रण है और इसकी भाषा की आधुनिकता, सबसे बड़ी बात यह है वह आज के उपन्यासों के संगति में बहुत करीब बैठती है। चलिए, आप बहुत अच्छा कहा आप। मैं 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगा। मैं शानी जी ओरछा और वो अपना उसके आसपास का वर्णन करते हुए और कुछ एक खास कोसी कलेक्टर का पात्र जो इसमें है, जो उसको उसमें बहुत अच्छे वो कहते हैं, मैं अजंता की किसी रोशन दराज गुफा में बैठा हूं और सामने की कोई निर्जीव प्रतिमा एकाएक बोल उठी हो, जैसे शायद कोसी ही अपने आंचल में अब तक अजंता की जीवित मूर्ति कला छिपाए बैठी थी। इस तरह से उन्होंने अजंता की मूर्ति कला के माध्यम से जो पूरा उसका जो इस सौंदर्य का संसार जो है सामने रख दिया है शानी जी ने। तो खैर शानी जी, अब मैं शानी जी स्वयं इसको उपन्यास नहीं मानते, लेकिन मेरा तो ये क्षेत्र भी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उपन्यास है या नहीं है। खैर रिपोर्टाज और यात्रा संस्मरण, लेकिन मैं इसमें मानता हूँ कि कई विधाएं इसमें हैं। एक एंथ्रोपोलॉजी की भी है, सोशियोलॉजी की भी है, और लिटरेचर तो इसमें है ही, इसमें कोई शक नहीं, रिपोर्टाज इसमें है ही। इस सब का एक सम्मिश्रण है इसके अंदर। और जैसा कि ये शानी जी स्वयं कहते हैं कि अगर एक प्रामाणिक उपन्यास लिखना है तो उसी समाज का कोई व्यक्ति सामने आएगा और वो लिखेगा। अभी तक जैसे हमारे झारखंड में महादेव टोपो, उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, क्योंकि स्वयं आदिवासी समाज से हैं। एक तो और हैं, उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है। ये मतलब दूसरे लोग कितना लिख सकते हैं, थोड़ा सा कहना मुश्किल ही है। महाश्वेता देवी ने 2-3 उपन्यास लिखे इसके झारखंड के आदिवासियों पर। जैसे गोपीनाथ महंती ने माटी मेटाल उड़ीसा को लेकर के लिखा वो। खैर, तो अब इस समय में समाप्त हो रहा है, 1 घंटा था। मैं अंत में अपने मिजाज के मुताबिक सांप और सीढ़ी के कोटेशन, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि शानी जी दक्षिणपंथी किस्म के हैं, या ये प्रगतिशील लोगों को थोड़ी बहुत उनसे संकोच होता है। लेकिन यहाँ सांप और सीढ़ी में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, एक और वो सुना करके इसको हम समाप्त करेंगे इस आयोजन को। कोट, सांप और सीढ़ी में जो उसकी जो विडंबनाएं है, उसकी जो निर्धनता, गरीबी, मजदूरी, इन सब का जो जिक्र करते हुए, जब वो इस तरह से मजदूरों का जो शोषण होता है उसको करते हुए जब वो कहते हैं, ये एक जगह वो कहते हैं, क्या तुमने कभी उस पैगंबर का नाम नहीं सुना जिसके संदेशों से क्रांतियां हो गई और जिसने मुल्कों की किस्मत बदल डाली? उसने ऐलान किया था कि हे सारी दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। याद रखो, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय जंजीरों के कुछ नहीं, और पाने के लिए भाइयों, मेहनत कशों और मजदूरों की कोई जाति नहीं होती है। वे चाहे यहाँ के हों या वहां के, बिहार के हों या बस्तर के,
उनकी केवल एक ही जाति होती है, मजदूर। केवल एक धर्म होता है, मजदूर। केवल एक वर्तमान होता है, मजदूर। केवल एक भविष्य होता है, शोषण। लेकिन नहीं, वह भविष्य उनका होता है जो कायर और दब्बू होते हैं, और मैं जानता हूं तुम वह नहीं हो, अनको। यहाँ स्वामी ईशानी जी का एक नया रूप सामने आता है, और मैं समझता हूं कि चाहे शालवनों का द्वीप हो या सांप और सीढ़ी हो। जोशी जी एक बात बोलना चाहूंगा मैं, तो उन्होंने ये जोशी जी एक बात बोलना चाहूंगा मैं कि अनकोट मैंने कर दिया। देखिए, बोले। सांप और सीढ़ी में एक चीज बहुत आकर्षित करती है, जब एक व्यक्ति माल वाले से पूछता है कि बरसों से लेकर अब तक बिक रही चीज बाजार से उठ जाती है। मेरे देखते देखते इस बाजार ने 3 रंग बदले। एक समय वह था जब बुनकर इस बाजार में अपना माल खुद बेचता था, फिर तुम आ गए और सारा माल उठकर तुम्हारी दुकान में आ गया। अब कहते हो कि माल की मांग ही नहीं रही, इसलिए वो माल समाप्त है। यह जैसे आज की भविष्यवाणी करते हैं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ले जा रहे हैं, और वहां उनका भाषा का कमाल देखिए यूं ही राजेंद्र यादव नहीं कहते थे कि एक तरह के लोग हैं जिनमें कुंठा है, अवसाद है और एक तरह का पागलपन हो रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा आशावाद है जो कि अमरकांत और रेणु की तरह है, और उसमें शानी जी भी एक है। उनके आशावाद पर उन्होंने बहुत बात कही। तभी वैसा लेखक एक प्रकृति के रूप में भी ये लिख सकता है कि जंगल की पहली पहली सुबह खिले हुए कुंद की तरह ताजा होती है। हवा तमामतर सहरनों में लिपटी लिपटाई ऊपर के दरख्त और दरख्त से नीचे उतर आती है, और उसका गुदगुदाना ऐसा होता है जैसे कोई कबूतर के नर्म परों से गर्दन के पिछले भाग के भाग को आहिस्ता आहिस्ता छू रहा हो। यह जैसे कविता है जो उन्होंने यहाँ पर रखी है। इसलिए वो कहते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं जीवित मृत्यु और कैसी होती है, कोट अनकोट, जीवित मृत्यु और कैसी होती है। ये अपने आप में जबरदस्त, या ये कहा जाए कि यूनिक स्टेटमेंट है कि जीवित मृत्यु और कैसी होती है। और फिर वो कहते हैं क्या एक जीवन इस तरह भी होता है। बस्तर के जिन आदिम जातियों के उल्लास में गीत, उन्मुक्त नृत्य और उमंगपूर्ण जीवन की चर्चा में पन्ने के पन्ने रंग जाते हैं, वे क्या सचमुच यही है? वो क्यों कि वो भोक्ता समाज धीरे धीरे तेजी से आ रहा है। हाँ जी हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि बरगद का झाड़, उसकी डालियां जब बड़ी होती हैं जी तो वो जमीन के अंदर जाके बरगद के वृक्ष को मजबूत करती जाती हैं। तो शानी साहब के परिवार के हिस्से ने इस तरह का आयोजन किया है, ये मुझे ऐसे ही लग रहा है बड़ी होकर मजबूत करती है। और एक दूसरी छोटी सी बात कह रहा हूँ, शानी जी की रचना में गुदला का वर्णन है। कुंवारी लड़कियां गुदला कराती हैं। अब ये गुदला महानगर में आ गया है, और एक कारपोरेट ने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बनाया है। मन चाहा गुदला मन चाहिए जगह पे लगा लो, जब चाहो निकाल लो। तो कारपोरेट इस तरह से भी जनजातियों की रिवाजों का लाभ उठा के पैसा कमा रहा है। ये यूरोप से आया इस तरीके का गोदना लगाने का जो काम है, यूरोप और यूएसए में बड़ा आम है। टैटून, यस। तो संजीव जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं जगदलपुर में था 25 साल पहले। तो उस समय ये जो काला जल लिखा था सानी जी ने, वहां एक समुद्र है जिसे दलपत सागर कहते हैं। जी जी। तो उसका पानी जो है वो दिखता नहीं था मुझे। अच्छा। उसमें जलकुंभी पूरी आ गई थी। मैं नगर पालिका प्रशासक था, तो फिर मैंने ठेका में 1 लाख रुपए दे के किसी तरह तैयार किया और उसका पानी साफ करवाया, तब वो पानी दिखने लगा। तो ये मुझे याद आया सानी जी को लेके। काला जल उन्होंने लिखा था। विनोद कुमार शुक्ल और विष्णु खरे जी से भी सानी जी की हमारी बहुत चर्चाएं होती रहती थी, और वो भी इस समय काफी
अभी व्योमेश जी ने भी उनको याद किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। और सानी जी घोटुल के बारे में भी बताते थे कि अबूझमाड़ के घोटुल है दूसरे घोटुल से थोड़े से अलग होते थे। वहां गुमा करके एक कैरेक्टर है, वो कथा सुनाया करते थे वो घोटुल में, और 3 साल तक युवक युवतियों को एक साथ रहने की इजाजत थी, और वो 3 दिन से ऊपर होने से उन्हें शादी करना होता था या फिर सजा उन्हें दी जाती थी। 3 दिन की उनको छूट रहती थी कि एक साथ रह सकते हैं, ऐसा घोटुल की वहां व्यवस्था थी। ये सानी जी बोलते थे जी। वाह, अब तो अच्छा लगा ये कि हम लोग सारे लोग एक सानी जी की याद में यहाँ इकट्ठे हुए, चर्चा की और अच्छा, सर कैसी क्षिप्र, इसमें 3 पीढ़ियां एक साथ हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीढ़ियों का एक संगम दिखाई दे रहा है। ये भी एक अद्भुत है अपने आप में कि 3 दृष्टिकोण सामने आए। जी हाँ, आप कुछ बोल रहे थे सर। मैं वही शानी जी की भाषा पे एक बात ऐसे ही याद दिलाना चाहता था सब लोगों को जी कि कैसी क्षिप्र, कैसी सारवान और लोकप्रिय भाषा उन्होंने अपनी बात कहने के लिए खोजी है। प्रसंगवश मैं कल शानी जी की रचनावली के लोकार्पण के अवसर पे जो वीडियो बना है उसका वो हिस्सा देख रहा था जिसमें विष्णु खरे बोल रहे हैं। तो विष्णु खरे हम लोगों को पता है कि वो विवादास्पद बहस तलब स्थापनाएं करते थे। हाँ तो उन्होंने उसमें एक अद्भुत स्थापना की है अपने भाषण में कि हिंदी का उद्भव, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का उद्भव चाहे जहां हुआ हो, लेकिन सबसे परिनिष्ठित जो हिंदी है वो मध्य भारत और मध्य प्रदेश के लेखक लिख रहे हैं। और उसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर लिया था उन्होंने। शानी जी की रचनावली के एतबार से, कुल्लियात के एतबार से उन्होंने ये बात कही थी। और फिर मंच पर अपने ही अंदाज में पीछे मुड़े और बोले कि अशोक भी इसकी तायीद करेंगे। उन्होंने अशोक जी से भी इसकी तायीद चाहिए। तो माहौल बहुत खुशनुमा हो गया। और वाकई शानी जी की भाषा को पढ़ते हुए, जिसमें अपने इंद्रियानुभवों को बिल्कुल भी सेंसर न करने की जो नैतिकता है, वो जो प्रसंग अभी वो सुना सर, आप ही सुना रहे थे, वो जो आंचल में छिपा हुआ अजंता का मूर्ति शिल्प हो मानो, वो सब कुछ पर अपने आत्म का हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये बात तो कितनी करेक्ट है, पॉलिटिकली भी करेक्ट है कि ये उपन्यास इसलिए नहीं है क्योंकि ये आदिवासी जीवन के बारे में एक आदिवासी का बयान नहीं है। ये शानी जी खुद ही कहते हैं। ये बात तो याद रखने की है। बस सर यही कहना। चलिए, इसलिए देखिए एक करेक्टर का नाम क्या है, धान माँ। आपने सांप सीढ़ी अगर उपन्यास में उसमें जो केंद्रीय पात्र है धान माँ, अब कितना प्यारा नाम है, धान माँ, ये मुख्य पात्र है। और इसी के माध्यम से ही स्त्री विमर्श आगे बढ़ता है। चलिए सब, तो इस आयोजन में शिरकत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उनको धन्यवाद, अब मैं अपने आप को भी धन्यवाद दे देता हूँ। तो नहीं सर, आपने इतना समय निकाला, हम लोग आपके आभारी हैं। और इतना खूबसूरत आयोजन करने के लिए शानी सर, फाउंडेशन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब, नमस्कार सभी मित्रों का।